element delta L vector is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. तो पेज नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये वाई एक्सिस है y dash x dash. So an element delta L vector is equal to delta x I cap is placed at the origin. Delta x I cap is placed at the origin. एक एलिमेंट का मतलब क्या है? जब भी कभी यहाँ पर एलिमेंट की बात करी जाएगी ना तो समझ लीजिए वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, उसको एलिमेंट बोल देते हैं कि वायर का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक. तो डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है. तो उसको ना ओरिजिन पर रखा गया है ऐसे एक वायर को. तो इसको थोड़ा सा मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ. इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली जो इसकी वायर की जो लेंथ है, एलिमेंट अगेन एलिमेंट क्या है, वायर है, ठीक है. तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, डेल्टा एक्स, ठीक. साथ में उन्होंने बोला आई कैप. तो आप ये देखिएगा कि हमने जो वायर सर्वर ड्रॉ करा था उसमें ना ऐसे देखा था कि ये एक कोई वायर है. अब वो वायर को टेढ़ा मेढ़ा दिखाने के लिए हमने कैसा भी दिखा दिया. और उस वायर में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, उसको छोटे से एलिमेंट को हमने क्या बोल दिया था, डीएल बोल दिया था, ठीक है. और साथ में हमने ये देखा था कि ये करंट की डायरेक्शन थी, ठीक है. तो करंट एलिमेंट इसलिए बोला जाता है कि जो इस एलिमेंट की आपको डायरेक्शन लेनी है ना, जो डायरेक्शन लेनी है वही डायरेक्शन करंट की होगी, वही डायरेक्शन करंट की होगी. तो एलिमेंट की डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप ये कहेंगे लेंथ का टुकड़ा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट होता है. तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है भाई. अगर मैं डिस्टेंस बोलूँगा तो डिस्टेंस की तो डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी. तो ये है कि आपको जो लेंथ लेनी है वो कहाँ से कहाँ लेनी है, आपको यहाँ से यहाँ चलते हुए जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप डीएल मेजर करेंगे. अगर उसका डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब आपका ये इनिशियल पॉइंट है और आप यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं उसको. मेरी बात समझ में आ गई. तो ये बोल रहे हैं डेल्टा एक्स आई कैप. डेल्टा एक्स आई कैप का मतलब क्या है कि जो आपका करंट है, करंट की डायरेक्शन ये है. आई कैप समझते हैं क्या होता है? आई कैप होता है बिकॉज यहाँ दे रखा है डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप. आई कैप क्या है यार? आई कैप implies that कि डेल्टा एल वेक्टर इज along एक्स एक्सिस. ये समझ में आ गया, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. उसके बाद अगला देखिएगा, एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है. तो जो आई है, आई की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, ये हो गया. फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस. तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकाला जा रहा है, अब सोचिएगा. जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि ये करंट है, इस तरह मतलब ये वायर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पी पर, ठीक. तो हमने यहाँ से और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ले लिया था, यहाँ से पॉइंट पी तक का हमने डिस्टेंस ले लिया था. और उस डिस्टेंस को क्या बोला था, आर वेक्टर, ठीक है. पेज नंबर 2 और 3 पर एक बार देख लीजिए, है ना. हमने यही डायग्राम बनाया था बायट सावर्ट लॉ में. जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो मैं वहाँ से एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेता हूँ, दैट डिस्टेंस उसको डिस्टेंस वेक्टर, ठीक. अच्छा, तो वो हमको ये दे रखा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर. इसका मतलब जो ये आर है ये आपको कितना दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 0.5 मीटर. ये समझ गए, 0.5 मीटर. अच्छा, और निकालना कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर निकालना है. यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.5 मीटर. तो वाई एक्सिस के अलावा दे रखा है क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब आर तो उसका लेंथ हो गया. लेकिन अगर मैं आर वेक्टर की बात करूँ तो वो क्या होगा, बता दोगे जरा, 0.5 जे कैप.
क्योंकि जे कैप कौन सा होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो 0.5 जे कैप, तो अब ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा आई कैप क्या है, आई कैप जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर किसी भी टर्म में, किसी भी नंबर में कोई भी कांस्टेंट है, उसमें अगर मैंने आई कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो समझ जाइए कि आपने उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलाउंग कर दी। जे कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई के अलाउंग, और के कैप कर दिया तो जेड के अलाउंग हो गया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ पर एक काम और इन्होंने कर दिया कि डेल्टा एक्स गिवन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चलो ये काम भी इन्होंने आसान करा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट तो मीटर होती है। तो वो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, ठीक, इसका मतलब 0.01 मीटर, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स यानी कि 0.01 आई कैप, 0.01 आई कैप। यहाँ तक समझ गए, क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा अब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मुझे डीबी निकालना है, ठीक। चलिए तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास लेंथ जो है वो भी वेक्टर की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, और जो आर है वो भी वेक्टर की फॉर्म में दे दिया। पेज नंबर 3 पर पीछे वापस जाइए, पेज नंबर 3 पर फॉर्मूला देखिए। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की बात होती तो फॉर्मूला क्या होता, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर, ये होता, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई आपको तो वेक्टोरिकली निकालना है वो, तो इसका मतलब डीबी वेक्टर, तो डीबी वेक्टर का फॉर्मूला दे दिए, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई, बल्कि μ0I/4 पाई ये, और फिर dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये है फॉर्मूला, देख लीजिए, गलत तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा कि अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे करंट है आई है, तो आई हमने एम्पियर में इन्होंने दे रखा है, तो ऐसा यूनिट में दे रखा है। उसके बाद जो ये डीएल वेक्टर है, डीएल वेक्टर अगेन लेंथ है, तो वो हमने मीटर में ले लिया, डीएल वेक्टर मतलब डेल्टा एल वेक्टर, तो ये भी मीटर में ले लिया, तो ये मीटर में हो गया, सिमिलरली ये भी मीटर में हो गया, तो ये दोनों भी मीटर में है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट्स हैं मेरे पास वो सारी की सारी एसआई यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सीधा सीधा टेस्ला में ही आएगा, ठीक है, वो टेस्ला में ही आएगा। तो क्या करना है, इसमें दिख रहा है कि नहीं, इधर करना है। आज तो बेचारे ऑनलाइन वाले वीडियो देखकर काम चलाएंगे। चलिए अब देखिएगा, तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, अभी इसको आई को थोड़ा सा अलग हटाओ, μ0/4 पाई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, उसको ब्रैकेट में डालो और अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। डीबी वेक्टर अब सबकी वैल्यूज जाती है, μ0/4 पाई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 10⁻⁻7, बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7, खत्म करिए इसको। आई की वैल्यू कितनी है, दे रखा है 10 एम्पियर हो गया। डीएल वेक्टर यानी कि डेल्टा एल वेक्टर, इसकी वैल्यू 0.01 आई कैप, तो लिखिए 0.01 आई कैप क्रॉस, उसके बाद आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर 0.5 जे कैप, 0.5 जे कैप ब्रैकेट क्लोज अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि भाई इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। देखिए जब भी कभी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर मुझे ऐसा दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए आर वेक्टर है, आर वेक्टर यहाँ पर 0.5 जे कैप है, अगर इसको प्रॉपर्ली ना ऐसे लिखा जाता है 0 आई कैप, क्योंकि आई वाला टर्म नहीं है,
तो उसको लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आई वाला तो है नहीं तो उसको लिख देंगे 0 आई कैप, जे वाला है तो उसको लिखेंगे 0.5 जे कैप, के वाला भी नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे 0 के कैप। और फिर जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट करके आई वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं, 0.5 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ले लो तो 0.5 ही आ गया। तो अगर हमारे पास सिर्फ आई कैप दे रखा हो, सिर्फ आई कैप वाली टर्म हो, सिर्फ जे कैप वाली टर्म हो, सिर्फ के कैप वाली टर्म हो, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो बस वो जे कैप हटा दो, जो बचेगा वही मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, कायदा ये है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो 0.5 ही आ रहा है ना, जैसे 0.5 के कैप भी होता तो भी उसका मैग्नीट्यूड 0.5 ही आता। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा, आर का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब 10 की पावर -7 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट था, वेक्टर प्रोडक्ट की एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो याद है कि नहीं है बताओ। कि हम ऐसे लिखते थे आई कैप, इधर लिखते थे जे कैप, इधर लिखते थे के कैप। इसका मतलब क्या है कि आई कैप क्रॉस जे कैप करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा जे कैप। ये होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप हो रहा है तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा के कैप, सही है। और मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 समझ लो, और इधर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इधर एक डिजिट, तो ओवरऑल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे, तो 0.005 के कैप। ठीक है, अपॉन 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये हो। ठीक, अब ये जो के कैप है, ये के कैप सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड, अरे भगवान का नाम का शुक्र ऑन हुआ, 3:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ, क्या टाइम हो गया 6 बज गए, 3:30 से 6 बजे ऑन हुआ है। क्या खुशखबरी देने के लिए उसने तो फोन कर दिया, बधाई देने के लिए आपका लैपटॉप ऑन हो गया। हेलो, अक्षर तो पढ़ता है, अक्षर निष्ठा नहीं कितना है आगे ऑन हो गया, अभी प्लान को रखा है पर अभी ऑन हुआ था, HP लिखा हुआ है। 3:30 बजे के बाद अब आया ये। अरे यार फिर वही गेटिंग विंडोज रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। हाँ क्या अपडेट हो रहा है, और मैंने वो डाला इसमें सिर्फ जूम का, कुछ ही नहीं, बाकी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। सिर्फ जूम का वो डबल क्लिक करा उसको चालू करने के लिए, तो उसमें था कि वीडियो फंक्शन को वो करने के लिए, चालू करने के लिए सिस्टम को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट का ये दंड भुगत रहा हूँ, इसकी बैटरी भी निकाल कर दोबारा लगा चुका हूँ मैं, तब भी यही हो रहा है। HP है यार, बस 5 साल से चल रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है। मेरे पास 7 साल का है और चल रहा है, चल रहा है। मतलब तो इस बस का मतलब क्या समझो कि गया हो गया इसके दिन पूरे? नहीं चल जाएगा, पर पीछे से फॉलो की करना पड़ेगा। मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया इसमें, वो इसको लॉन्ग प्रेस भी करा, जबकि इसमें लिखा हुआ था डो नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, टर्न ऑफ भी करा। चलिए जी इसको देखते हैं। हर बैच के बच्चे आके डरा कर जा रहे हैं मेरे को, क्या हो गया सर इसका, हो गया नहीं चल जाएगा। तुम पहले हो जिसने कुछ मोटिवेट किया है मेरे पास है। अरे वाह, वर्किंग ऑन अपडेट्स 35% कंप्लीट भी हो गई। ये चीज़ पहली बार आई है लिखी हुई। मैंने बोल दिया तुम्हारी जबान अच्छी है।
चलिए पॉइंट गया नीचे आ गया 10 की पावर 3 1 2 3 ठीक है 10 की पावर 3 और ये 1 2 3 तो ये पॉइंट गया तो यहाँ पर भी क्या आ गया 10 की पावर 3 इससे तो कैंसिल आउट हो गया ठीक है। अब 1 5 से 1 5 ये भी कैंसिल आउट हो गया तो अब डी बी वैक्टर इज इक्वल टू ये 10 की पावर -6 है ना। और इसके गैप को जरा अलग घटाते हैं तो इधर बैठ ठीक है। और ये 5 5 में 25 ठीक है। तो ठीक है। तो अब क्या करेंगे नीचे 5 5 था 25 है। अब इस 25 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा मैंने ज़बरदस्ती 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और 100 से नीचे कर दिया क्योंकि 25 4 से 100 होता है। अब 10 की पावर -6 है इसके पास ये 100 चला जाएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो 4 × 10 की पावर -8 के क्या है नॉट एस ये इसका आंसर समझ गए। 4 × 10 की पावर -8 ठीक है। 10 की पावर -8 कैसे हुआ ये 100 यानी कि 10 की पावर 2 था जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -2 बन जाएगा -6 -2 10 की पावर -8 ये होगा। बताइए क्लियर ठीक है। चलिए जी अब अगला टॉपिक देखेंगे। अच्छा इसमें जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 4 × 10 की पावर -8 टेस्ला इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में अगर आ जाता अगर नेगेटिव में आ जाता पहली चीज़ तो नेगेटिव में कैसे आता ये वाली लेंथ है ना तो लेंथ नेगेटिव तो नहीं होती। ये वाली लेंथ है ये भी लेंथ है ये भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा और ये भी लेंथ है तो ये भी नेगेटिव नहीं होती लेंथ का क्यूब है ठीक है। करंट कैसे नेगेटिव हो जाएगा करंट पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू 10 की पावर -7 है नेगेटिव आ सकता था ये कैसे आता बताओ सोच कर बताओ थोड़ा सा वेक्टर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। करंट हो सकता है नेगेटिव करंट नेगेटिव नहीं होगा करंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नहीं आएगा करंट पॉजिटिव आएगा। करंट अगर नेगेटिव है तो जैसा हमने अभी 3rd चैप्टर में करा था तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जो आपने हाँ डायरेक्शन जो ली थी वो इधर ना जाकर इधर जा रहा है ठीक है। तो सर मैं अगर इसे सर जे की उल्टी डायरेक्शन क्या होगी चलो रुक जाओ टेंशन मतलब रुक जाओ जरा देखो वो नेगेटिव कब आया था जैसे इस पर आंसर में लिखा हुआ है ना इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन तो वो नेगेटिव कब आएगा अगर मान लीजिए मेरा जो dl वेक्टर है ये i कैप ना होकर ये हो जाए j कैप ये दे रखा हो y एक्सिस की डायरेक्शन में और ये दे रखा हो x एक्सिस की डायरेक्शन में मतलब j अगर j क्रॉस i अगर हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव i क्रॉस j करूंगा तो k आएगा। तो आप ये देख लीजिए हम चल कैसे रहे वेक्टर्स में क्लॉकवाइज ठीक है। अगर j क्रॉस i यानी कि पहले वाले में j आ जाए दूसरे वाले में i आ जाए अगर j क्रॉस i करेंगे ना तो फिर -k कैप आएगा और -k कैप का मतलब क्या है फिर माइनस और k कैप यूनिट वेक्टर इन द z डायरेक्शन यानी कि वो नेगेटिव z डायरेक्शन और नेगेटिव z डायरेक्शन कौन सा पॉजिटिव z को ऐसे दिखा देते हैं टेढ़ी लाइन आगे की तरफ ठीक है और नेगेटिव z को ऐसे डॉटेड लाइन करके पीछे दिखा देते हैं z डैश मतलब पीछे की तरफ ठीक है ना। वो पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव z डायरेक्शन होगी। चलिए जी वाह ग्रेट वॉलपेपर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए जी अब इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ये सारा मैं डाल रहा हूँ। आ रहा हूँ ये 1 मिनट
रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर दिया, चलिए रिफ्रेश करो, ऊपर चल जाओ। रिफ्रेश किए, चलिए हम लोग फिर बताने नहीं कर मॉडल टू सही गाड़ी दे देना तो आवाज़ आ रही है। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं 10 है, विंडोज़ 10 है, i5 प्रोसेसर है और नारू प्लेस में सारे चोर बैठे हुए हैं, मेरे को पता चल चुका है। नहीं ये तो लक्ष्मी नगर से लिया था। नहीं नहीं वो तो ठीक था आदमी वैसे। नारू प्लेस में बस बड़ा चलो ये आज इसका मूड ठीक ही नहीं है। नहीं वो जूम नहीं चल रहा, जूम ऐसे घूमने जा रहा है। चलिए जी, अब इसमें है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि लॉन्ग वायर है ना, कंडक्टर है तो आप कोई भी एक वायर ले लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें देखिएगा, consider a straight conductor XY carrying current I. We wish to determine its magnetic field at the point capital P, whose perpendicular distance from the wire is A, that is PQ is equal to A. ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं बनाकर दिखा दूँ। XY हमने कोई कंडक्टर ले लिया XY, उसके बाद करंट ऐसे फ्लो कर रहा है भाई। हाँ अरे काट दो इसके, वैसे अर्जी फर्जी कोई आता है इसमें, ऐसी अर्जी फर्जी मतलब बेकार वो सारे वही आते हैं, लोन ले लो ये क्रेडिट कर लो प्रॉपर्टी में करियर बन चुका है, क्या ये भी करियर बन चुका है। कौन सा? प्रॉपर्टी में कॉल कॉल करने वाला। हाँ ये नानी को है ये कुछ हमारी क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हमारा कंट्री बहुत जल्दी दिवालिया निकलने वाला है कंट्री का। पता नहीं 35 लाख करोड़ का
क्रेडिट क्रंच जो है ऑलरेडी है, मतलब क्रेडिट पर जी रहे हैं यहाँ पर लोग। क्रेडिट कार्ड, सही बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ा जाल है, वो उसी को खरीद वो ले लो और नई गाड़ी खरीद लो, नया प्रॉपर्टी खरीद लो, बस ये आता है बेवकूफ़ बनाने के तरीके। वैसी बात नहीं बता रहा हूँ मैं, डेटा है इसका मेरे पास। मेरा एक दोस्त है सीए, उसने बताया था, मुझे समझाया था। उसने समझाया था कि ये चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए, पुराना पैटर्न ठीक है, पहले लोग कभी क्रेडिट कार्ड नहीं रखते थे, वो पैटर्न ठीक है। चलिए जी, तो ये इसमें क्या है कि हमारे पास एक्स वाई एक वायर है, और उस वायर में हमने यहाँ से पी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ किसी एक छोटे से एलिमेंट का। तो हमने जो छोटा सा एलिमेंट है वो ये ले लिया डीएल, इधर ले लिया हमने छोटा सा एलिमेंट डीएल। तो डीएल की डायरेक्शन भी वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, जिसको हमने डीएल बोल दिया। इतने से को छोटे से वायर के टुकड़े को स्टडी कर रहे हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ से अब इसमें ये चीज़ में दिमाग मत लगाना कि डीएल के इस पॉइंट से यहाँ तक पी को ज्वाइन करना है, डीएल के नीचे वाले पॉइंट से। एक्चुअली डीएल मामूली सा है, बहुत छोटा सा है, तो आप डीएल में कहीं पर भी, जैसे हमने इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है समझने के लिए, तो इसके मिड पॉइंट से आप पॉइंट पी को कनेक्ट कर दीजिए, मिड पॉइंट से पॉइंट पी को कनेक्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस करंट एलिमेंट की वजह से आप इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो यहाँ से यहाँ तक वाले डिस्टेंस को ही तो आर वेक्टर लूँगा मैं, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया। और ये जो आर वेक्टर है, ये इसके साथ में जो एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने इस पर वायर पर, तो वो जो एंगल है वो है फाई, ठीक है। अभी इस फाई के बारे में हमने स्टडी करा ही नहीं था, ठीक है। हमने क्या स्टडी करा था, हमने तो ये देखा था कि करंट एलिमेंट इस डिस्टेंस वेक्टर के साथ में जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा, तो उसको मैंने थीटा यहाँ पर मेंशन कर दिया, जैसा हमने बायट-सावर्त लॉ में करा था। ये थीटा हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, ये ओ हो गया, क्यू हो गया और पी हो गया। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से और करंट वाला जो वायर है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, दिस इज ए, ये स्मॉल ए हो गया। और यहाँ से लेकर ओ से लेकर और क्यू तक वाली जो लेंथ है इसको हमने ले लिया स्मॉल एल, इसको हमने स्मॉल एल ले लिया, ठीक है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, यही सारी चीज़ें जो यहाँ डायग्राम में है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी हैं। यही सारी चीज़ें मेंशन भी हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कंसिडर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट कैपिटल आई, यू विश टू डिटरमिन its magnetic field at the point P whose perpendicular distance from the wire is A, PQ is equal to A। तो ये जो PQ है ये स्मॉल a के बराबर है, पहली चीज़। उसके बाद कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑफ द कंडक्टर एट O। तो अब हमने एक स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा वो ले लिया पॉइंट O पर, डीएल बोल दिया उसको। उसके बाद है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम Q इज L। तो Q से इस एलिमेंट का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो स्मॉल l है। उसके बाद लेट आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P relative to the current element and theta with the angle between dl vector and r vector as shown। तो dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, जैसा डायग्राम है बस उसी को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। अब आगे की कहानी पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ dv इज इक्वल टू, ये तो बायट-सावर्त लॉ के हिसाब से dv is equal to mu naught upon 4 pi, dv is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square I dl sin theta ideal sin theta upon r square। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इन राइट ट्राइंगल OQP, right triangle OQP
तो राइट ट्रायंगल OQP की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एंगल्स और प्रॉपर्टी अगर लगा देंगे थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 5, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 5, ये थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस 5। अच्छा जी, अब आ जाइए पेज नंबर 6 पर। तो पेज नंबर 6 पर अब मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह आप डाल दीजिए 90 डिग्री माइनस 5, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 5, ये हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 5 इसके बराबर हो जाएगा कॉस फाई के बराबर, तो ये हमारा कॉस फाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कॉस फाई की वैल्यू क्या है वो जरा देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं कॉस फाई की बात करूँ तो फाई के ठीक सामने वाली साइड, किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज और एंगल के बराबर वाली साइड इज कॉल्ड बेस। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आर वेक्टर नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि आर तो इसका डायरेक्शन के साथ है वेक्टर, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, लेंथ लेनी है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर एंड कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो कॉस फाई की वैल्यू ए अपॉन आर आ गई। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए बस, इट इम्प्लाइज दैट आर इधर आ जाएगा, कॉस फाई इधर, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, और कॉस फाई अगर अपॉन में है तो वो क्या हो जाएगा, सैक हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन कॉस फाई सेक फाई, तो आर इज इक्वल टू ए सेक फाई। इतना करके इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ये जो साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई आई थी इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 था ही बायट-सावर्त लॉ के हिसाब से। उसके बाद अब आप आ जाइए tan फाई पर। tan फाई निकाल रहे हैं ऐसे ही, जो निकाल रहे हैं बताओ बाद में। tan फाई इज इक्वल टू L अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हेलो, अच्छा फोटो भेजिए। हाँ ठीक है, तो 697 03 हाँ यहाँ पे प्लस चलिए जी। तो tan फाई जो है ये हो गया L अपॉन A, L अपॉन A। अच्छा, और L क्या हो गया, A tan फाई, L की वैल्यू होगी A tan फाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ, मैं DL निकालना चाह रहा हूँ। हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to phi।
अच्छे हैं, उसी के लिए सुपरवाइजर में तो देखो ना ये ना, तो फॉर्म प्लान करके गए हैं। है ना। और नीचे वाले गार्ड से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो वो सीधा कुछ भी होता है तो यही फ़ोन करके पूछ लेते, तो मेरे यहाँ तो पड़ता नहीं। हाँ जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई। अब हम इसको दोनों तरफ फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एल अपॉन डी फाई, ठीक है, ये समझ गए भाई। हम दोनों तरफ फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स बता देते हैं, ठीक है। अब फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी एल बाई डी फाई इज इक्वल टू डी बाई डी फाई ऑफ ए tan फाई। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब डी एल बाई डी फाई ये तो यहीं पे छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक। और ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ए तो कांस्टेंट है और tan फाई का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर फाई। अब इस डी फाई को उधर ले जाओ, डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। और इसको बोल दीजिए, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब शायद पर्पस आप शायद समझ रहे होंगे कि पर्पस क्या है। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है फिक्स। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर डी एल जो है, डी एल की वैल्यू हमने निकाली ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू वो भी हमने फाई की टर्म्स में निकाल ली, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। और जो आर है, आर की वैल्यू भी हमने फाई की टर्म्स में निकाल ली, ठीक है। फाई की टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं, थीटा से क्या कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम ये बताते हैं कि अभी प्रॉब्लम क्या थी थीटा से, वो भी बताते हैं अभी, और फाई से हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा वो भी बताएंगे। टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कितना लॉन्ग हो सकता है और कितना शॉर्ट हो सकता है, तो वो स्पेशल केसेस में फाई की हेल्प से पता चलेगा। अगर मान लीजिए मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर चाहता हूँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि ये फाई बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये इतना हो जाएगा कि इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, वायर मेरे को छोटा सा चाहिए, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे को जरा सी चाहिए, नन्ही सी, है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर बिल्कुल जरा सी लेंथ चाहिए तो भाई फिर ये फाई को ख़त्म करो, फिर आप इसको, ये फाई आपका जो है ये कोई एंगल नहीं होना चाहिए, कोई एंगल बनेगा तो लेंथ बनेगी, समझ रहे हैं ना भाई, एंगल बनेगा तो ये लेंथ बनेगी। तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कोई एंगल ना बने, ठीक। खैर वो स्पेशल केसेस में देखते हैं, फिलहाल हमने सारी वैल्यूज़ निकाली। अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखिएगा, पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए सेक फाई का होल स्क्वायर, ए सेक फाई का होल स्क्वायर। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी। चलिए जी, तो एक्सपेंड करते हैं, आई ये हो गया ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई, और अपॉन डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, एक ए से एक कट गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट गया, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई,
cos phi d phi। ये हो गया, यहाँ तक समझ गए? ठीक है, चलिए जी। तो अब हमारे पास क्या हो गया? So the total field B vector at point P due to the entire conductor is obtained by integrating the above equation within the limits minus phi1 and phi2। वापस आप इस पर आ जाइए, जो डायग्राम था, डायग्राम में मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ज्वाइन करें और ये वाला एंगल हमने ले लिया phi2, ऐसे इसको ऐसे ज्वाइन करा और ये वाला जो एंगल है ये हमने पूरा ले लिया phi1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ इतनी सी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पूरी xy लेंथ के लिए आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एंगल होना चाहिए वो एंगल सिर्फ ये फाई नहीं होना चाहिए, एंगल यहाँ पर तो पॉजिटिव की तरफ कितना हो जाएगा phi2 और नीचे नेगेटिव की तरफ कितना हो जाएगा phi1। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा phi1 से, मतलब मुझे एंगल टोटल कितना रखना पड़ेगा phi1 से और पूरा phi1 प्लस phi2 पूरा का पूरा ये एंगल होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इन्होंने बोला कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये बोल रहे हैं इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट्स माइनस phi1 एंड phi2। माइनस phi1 एंड phi2 क्यों है मैं बताता हूँ, ये मैं डालूंगा। इंटीग्रेटिंग दिस within the limits minus phi1 and phi2, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो भी दोनों तरफ ही इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये dv को इंटीग्रेट करा और इधर म्यू नॉट i अपॉन 4/a cos phi d phi, इधर इसको इंटीग्रेट करा, कहाँ से कहाँ, माइनस phi1 से प्लस phi2। तो देखिए होता क्या है कि जब भी मैं इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि जो भी टर्म है उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद पहले लिखते हैं उसमें अपर लिमिट, फिर लिखते हैं उसमें लोअर लिमिट। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्स वाई वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई वायर की बात कर रहे हैं, तो हम एक्स से स्टार्ट करके और वाई तक हमको जाना है। तो इसलिए पहले ये देखेंगे कि ये वाला एंगल कितना है, तो हम ये कहेंगे कि इस वाले एंगल को मैंने नेगेटिव माना, इसको पॉजिटिव माना, वो भी मानने का हमारा एक रीज़न है। भाई देखिए इसके लिए तो हम ऐसे चल रहे हैं और इसके लिए हम ऐसे चल रहे हैं, तो दोनों के एंगल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए एक को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव मानना ही था। लेकिन इसी को नेगेटिव क्यों माना और इसी को पॉजिटिव क्यों माना, वो सुनिए। इंटीग्रेट करने के बाद पहले जो भी फंक्शन आता है उसमें पहले हम डालते हैं अपर लिमिट, फिर डालते हैं लोअर लिमिट और बीच में लगाते हैं सबट्रैक्शन का साइन। ठीक है, तो जब अपर माइनस लोअर करेंगे तो टोटल एंगल बनेगा phi2 माइनस माइनस phi1 करेंगे, तब मेरे पास phi2 प्लस phi1 बनेगा टोटल एंगल। समझ गया मेरी बात? ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे वाले को माइनस phi1 लिया है, ऊपर वाले को लेंगे तो गलत होगा। ठीक है, चलिए जी। तो dv जैसे dx का इंटीग्रल क्या हो जाता है, x हो जाता है, ऐसे dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये b हो गया। अच्छा जी, अब म्यू नॉट आई अपॉन 4/a, ये चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, ये कांस्टेंट टाइम को निकालो बाहर। म्यू नॉट आई अपॉन 4/a ये बाहर आ गया। अब क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन माइनस phi1 से प्लस phi2 और cos phi d phi b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4/a। cos phi का इंटीग्रल क्या होता है, cos phi का इंटीग्रल माइनस वो डिफरेंशियल होता है, तो साइन फाई, सिर्फ साइन फाई इंटीग्रल। अच्छा, साइन फाई ये कहाँ से कहाँ, माइनस phi1 से प्लस का phi2, ये बेटा v is equal to mu naught I upon 4/a sin phi2
माइनस साइन माइनस फाइव वन, फाइव की जगह डालिए फाइव टू, बीच में माइनस का साइन, और फाइव की जगह डालो माइनस फाइव वन, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये हो गया साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन। साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव टू। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर इसके ना 3 स्पेशल केसेस हैं। चलो वैसे चाहे तो आप पढ़कर समझ लेना, नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको कराऊंगा, ठीक है। आज इतना ही कर दीजिए, बस यहीं तक कर दीजिए, ठीक है ना। स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है इसमें।